देखो स्टूडेंट, लास्ट क्लास तक हम लोग पढ़ चुके हैं कूलम्बिक फोर्स को कैलकुलेट करना। मतलब कोई एक चार्ज है, उस चार्ज पर बाकी चार्जेस की वजह से कितना फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट करना हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, अब मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड या फील्ड फोर्स कब डिफाइन किया जाता है। जैसे मान लें कि अब देखो होता क्या है कि एक चार्ज है Q1, एक और चार्ज है सपोर्टेड Q2। तो Q1 चार्ज की वजह से Q2 पर फोर्स लगता है और Q2 की वजह से Q1 पर फोर्स लगता है। तो ये जो फोर्स है ये कोई कांटेक्ट फोर्स नहीं है। Q1 Q2 के साथ में किसी भी टाइप का कांटेक्ट नहीं बन रहा है। मतलब यहाँ पर बीच में कोई ना कोई ऐसी फील्ड है जिसकी वजह से, डेट मीन्स Q1 की वजह से कुछ ना कुछ तो इफेक्ट है, उसी को फील्ड बोलते हैं। यहाँ पर फील्ड है, इसका इफेक्ट है, इसकी फील्ड है। ठीक है, इसका इन्फ्लुएंस है। जैसे कि मान लिया कि अगर कोई बड़ा काम करवाना है, मान लिया कि हमने मेरी फ्रेंडशिप हो सपोर्टेड नरेंद्र मोदी जी से, अगर मेरी फ्रेंडशिप है, ठीक है, और सभी को पता हो कि मेरी फ्रेंडशिप नरेंद्र मोदी जी से, तो मैं किसी काम के लिए जाऊंगा, अगर मैं किसी भी ऑफिस में चला जाऊंगा तो मुझे मतलब मेरे काम को जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो डायरेक्टली नरेंद्र मोदी जी तो आ नहीं रहे हैं उस काम को कराने के लिए, फिर भी वो काम हो रहा है। इसका मतलब उनका यहाँ तक इफेक्ट है। ठीक है, यानी उनका यहाँ तक फील्ड है, पहुंच है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पर Q1 की वजह से Q2 पर जो फोर्स लग रहा है, तो फोर्स यहाँ पर बीच में उसका कुछ इन्फ्लुएंस आया होगा, इसकी वजह से कुछ यहाँ पर होगा। ये डायरेक्ट कोशिश नहीं कर रहा है, डायरेक्ट जाके कांटेक्ट नहीं बना रहा Q1 Q2 पर, यानी कि यहाँ पर बीच में कुछ इन्फ्लुएंस है, यानी यहाँ पर बीच में कुछ है, उसी को हम लोग फील्ड बोलते हैं। और उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग फील्ड फोर्स बोलेंगे। ठीक है, डेट मीन्स Q1 की यहाँ पर इस वाले रीजन में फील्ड है, उस फील्ड में अगर Q2 आ रहा है तो Q2 पर फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो वो फील्ड यानी कि Q1 का जो इफेक्ट है वो कितना अगर पता करना है, तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि इस वाले पॉइंट पर, मतलब Q1 यहाँ पर है और इस पॉइंट पर हम Q2 लेकर आ रहे हैं, तो Q1 की वजह से कुछ है जिससे Q2 पर फोर्स लगेगा। हम Q3 लेकर आएंगे तो भी उस पर फोर्स लगेगा। तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ पर Q1 की वजह से यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर हम एक टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने जा रहे हैं। तो अब देखो जरा इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कैसे की जाती है। तो अगर मैं इस वाले पॉइंट पर, P पॉइंट पर अगर मैं कोई एक चार्ज रख देता हूँ, Q वैल्यू का चार्ज रख देता हूँ, Q होना चाहिए बहुत कम वैल्यू का चार्ज होना चाहिए, स्मॉलर वैल्यू का चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो इस चार्ज पर Q1 की वजह से फोर्स लगेगा। अगर ये डिस्टेंस अगर आपकी R है, ओके, तो Q1 की वजह से फोर्स लगेगा। बताइए जरा फोर्स कितना लगेगा। फोर्स लगेगा कि Q1 इंटू Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, कूलम्स लॉ के हिसाब से इतना फोर्स लगेगा। तो ये जो फोर्स है, ठीक है, इस फोर्स में Q1 का भी इफेक्ट है, Q2 का भी इफेक्ट है। ठीक है, इवन ये जो रीजन है यानी ये डिस्टेंस है R, उसका भी इफेक्ट है। बट अगर मैं इस पॉइंट की अगर बात कर रहा हूं, तो रीजन Q1 के लिए इस P पॉइंट तक, Q1 का इफेक्ट P पॉइंट तक अगर है तो R का भी इफेक्ट होगा। R की वजह से हो सकता है Q1 का जो इफेक्ट है वो कम हो रहा हो, यानी इस डिस्टेंस का भी इन्फ्लुएंस होगा। इवन ये जो मीडियम है उसका भी इफेक्ट होगा। डेट मीन्स इस Q1 की वजह से Q पर या Q2 पर या इस P पॉइंट पर जो इफेक्ट है, वो इफेक्ट अगर पता करना है तो आपको रीजन भी कंसीडर करना पड़ेगा, इस R को भी कंसीडर करना पड़ेगा। और बोलेंगे कि Q1 की वजह से Q2 पर इस वाले P पॉइंट पर जो इफेक्ट है, जो इन्फ्लुएंस है, यानी जो फील्ड है, ठीक है, वो अगर पता करना है तो सिर्फ इसको हटा दो, कि इसको Q2 को हटा दो या Q को हटा दो। Q को अगर हटाना है कैसे हटा सकते हैं, यहाँ से Q हटाना है तो अगर Q को माइनस करेंगे तो ये वाला टर्म तो हटेगा नहीं, माइनस नहीं कर सकते।
ठीक, क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे आप डिवाइड करेंगे ये क्यू कैंसिल हो जाएगा और बाकी का बच जाएगा, तो बाकी का वो होगा Q1 और जो R है, डिस्टेंस है, मीडियम है, उनका इफेक्ट, यानी कि उस P पॉइंट पर Q के रहने की वजह से जो फील्ड है वो आपको मिल जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे ही डिफाइन किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है फोर्स F डिवाइडेड बाई चार्ज Q। ठीक है, ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करनी है तो P पॉइंट पर एक हम लोग एक पॉइंट चार्ज रखेंगे, उस पॉइंट चार्ज पर फोर्स पता करेंगे और फोर्स में Q से फिर से डिवाइड कर लेंगे। जरा डिवाइड करके देखो जरा क्या बचता है, ये बचेगा आपका K Q1 इंटू Q2, तो Q2 कट जाएगा, वही तो अपने को गायब करना था, तो बस इतना बचेगा। यानी कि ये वाला जो वैल्यू है K Q1 अपॉन R स्क्वायर, ये डिफाइन कर दिया हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। क्यों P बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई R फिर बदलेगा अगर पॉइंट बदलेंगे, यानी एट पॉइंट P भी बोलना पड़ेगा मुझे। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1 इज डिफाइंड एज K Q1 अपॉन R स्क्वायर। इस तरीके से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिफाइन कर लिया P पॉइंट पर, किसकी वजह से, Q1 की वजह से। ठीक है, अच्छा, अगर मुझे इसी पॉइंट P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में फाइंड करना है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, जो फोर्स जो लग रहा है वो फोर्स का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में अगर हम बोलना चाहते हैं कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, मतलब इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर मैं ऐसा डिफाइन करना चाहता हूं, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स कब लग रहा होगा। चलो ये वाला Q1 अगर पॉजिटिव है तो Q को भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो फोर्स इधर लगेगा, और Q अगर नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन बदल जाएगा। तो ये जो हम लोग यहाँ पर टेस्ट चार्ज रख रहे हैं P पॉइंट पर, इस टेस्ट चार्ज की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो फोर्स आगे को लगेगा, और अगर नेगेटिव होगी तो फोर्स अपोजिट में लगेगा। ठीक है, तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स अब इस Q पर डिपेंडेंट हो गया। Q पॉजिटिव है तो आगे को लगेगा, Q नेगेटिव है तो पीछे को लगेगा। डिवाइड हम Q के मैग्नीट्यूड कर रहे हैं, Q वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, Q नहीं है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो Q के पॉजिटिव और नेगेटिव होने पर बदल रहा है। ठीक है, Q का पॉजिटिव और नेगेटिव होने पर अगर फोर्स बदल रहा है तो Q को हमको फिक्स करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो Q चार्ज है, ये वाला चार्ज जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं, ये जो Q है इसको बोलते हैं हम लोग टेस्ट चार्ज। ठीक है, और ये जो टेस्ट चार्ज है ये हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं और बहुत कम वैल्यू का लेते हैं। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और बहुत ही कम वैल्यू का लेते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाई Q। ठीक है, इक्वल टू हो गया वेक्टर F डिवाइडेड बाई Q, और यहाँ पर जो F है ये फोर्स है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज Q है अपना। ठीक, चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर ले रहे हैं। ओके, तो ध्यान रखिए टेस्ट चार्ज क्या लिया हम लोगों ने, पॉजिटिव चार्ज लिया, बहुत कम वैल्यू का लिया। तो फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आप चाहो तो लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ force acting on test charge placed at point to magnitude of test charge। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपना ये जो फोर्स है किस पर लग रहा है, टेस्ट चार्ज पर, और उसी टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। अब देखो इसका यूज कैसे करते हैं। Q1 अगर यहाँ पर एक चार्ज है, ठीक, तो इस Q1 की वजह से यहाँ पर मान लीजिए एक पॉइंट P है, तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग मालूम कर लेंगे। ठीक है, कैसे मालूम करेंगे, यहाँ पर रखेंगे एक टेस्ट चार्ज,
उस टेस्ट चार्ज पर देखेंगे कि फोर्स कहाँ पर लग रहा है। टेस्ट चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। कुछ बुक में इसको क्यू नॉट भी लिखते हैं, मैंने क्यू लिखा हुआ है, आप चाहो तो क्यू नॉट लिख सकते हो, रहने दो इसको क्यू। तो क्यू नॉट मान लिया एक टेस्ट चार्ज रखा हमने, तो इस Q1 की वजह से Q नॉट पर कैसा फोर्स लग रहा है, मान लिया इधर को फोर्स लग रहा है, तो हम बोलेंगे इसी साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा K Q1/R²। ओके, K Q1/R²। K Q1/R² अपना इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब देखो, अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर Q1 चार्ज की वजह से यहाँ पर एक जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मालूम है और डायरेक्शन भी मालूम है, तो इस वाले पॉइंट पर, P पॉइंट पर हम कोई भी चार्ज रख देते हैं। मान लिया यहाँ पर हमने रख दिया Q1, अगर यहाँ पर Q1 रख दिया, Q1 है यहाँ, कुछ और रख दो, Q2 रख दिया, तो Q2 पर जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज Q2। ठीक है, देखो जरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड थी K Q1/R² इंटू Q2, यही तो होता था फोर्स। ठीक है, डेट मीन्स हमारे पास एक फार्मूला हो गया, फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई चार्ज। ये फार्मूला कैसे याद रखेंगे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट P का इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो उसी पॉइंट P पर अगर Q चार्ज रखते हैं तो उस Q चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो होगा Q इंटू E। इस टाइप से फोर्स हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फोर्स अगर लगना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में ऐसे एक्ट होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि फोर्स तो हम डायरेक्ट निकाल सकते थे K Q1/Q2/R², तो फिर ये नाटक करने की क्या जरूरत, E क्यों डिफाइन किया, E डिफाइन कर रहे हैं और फिर हम लोग फोर्स निकाल रहे हैं। तो एक्चुअली में क्या है कि अगर मान लिया कि हमारे पास ऐसा कोई अरेंजमेंट है, सपोज एक रूम है, ठीक है, और उस रूम में अंदर कुछ एक पॉइंट है P, उस पॉइंट पर अपने को कोई चार्ज रखना है Q1 और पता करना है कि उस पर कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो वो फोर्स अगर पता करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस P पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करके पहले से ही रख लेंगे कि P पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। फिर उस P पॉइंट पर जितना भी चार्ज लेकर आना है आपको, Q1 Q2 Q5 जो भी लाना है, फोर्स तुरंत मिल जाएगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड वो वाला चार्ज Q1 Q4 या जो भी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ यहाँ पर मान लिया बहुत सारे चार्ज हैं, Q1 Q2 Q3, पूरी दीवार पर चार्ज है। ठीक, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी हमने पहले ही कैलकुलेट करके रखी होगी। अदरवाइज क्या होगा, ऑन द स्पॉट जैसे ही आप चार्ज लेके आओगे उस जगह पर, तो आपको Q1 इंटू Q2 मतलब ये आपको करना पड़ेगा, आपको F इक्वल टू K Q1 Q2/R²। और ऐसे ही यहाँ पर मान लिया कि Q2 फिक्स कर दिया और Q1 बहुत सारे Q1 है अलग अलग वैल्यू के, उन सबका फोर्स निकालेंगे और इंटीग्रेट वगैरह भी करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले से इंटीग्रेट करके या किसी और मेथड की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले से ही मालूम करके रख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर P पॉइंट का पता है कि वो EP है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता ही EP वैल्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मालूम है तो फोर्स क्या हो जाएगा, अपना फोर्स हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज। तो हम लोग इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट का, जो भी पॉइंट है उसका पता कर लेते हैं और फिर फोर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स हम लोग फाइंड करते थे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया कि एक से ज़्यादा चार्जेज हैं तो सुपरपोजिशन ऑफ कूलम्बिक फोर्स होता था, तो यहाँ पर सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। मान लिया कि यहाँ पर एक चार्ज है, एक यहाँ पर चार्ज है, कि यहाँ पर चार्ज है, ये वाला Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है, और एक पॉइंट है P। Q1 से पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो है सपोर्टेड R1, ये डिस्टेंस सपोर्टेड R2 और ये Q3 से डिस्टेंस है सपोर्टेड R3। तो बोलेंगे Q1 की वजह से फोर्स सपोर्टेड लग रहा है F1, तो अब हम F1 ही निकाल रहे हैं, हम इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, वो आगे E1। Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आगे सपोर्टेड E2 और Q3 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आगे E4। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इन तीनों का वेक्टर एडिशन, यानी E नेट इक्वल टू मिल जाएगा आपको वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3, तीनों का वेक्टर एडिशन
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो अब हम लोग अगर किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ले रहे हैं और उससे ज़्यादा चार्जेस हैं तो उनकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लेता हूँ मैं, कि बता देता हूँ आपको कि अगर ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट की वजह से हम फील्ड निकाल रहे हैं, वो अगर पॉजिटिव का चार्ज रखता है, यानी कि अगर प्लस क्यू चार्ज है, तो इस वाले पॉइंट पर, पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रेडियल डायरेक्शन में होगी। रेडियल डायरेक्शन कैसा होता है? ऐसा सीधा, इसको सेंटर एज्यूम करो, यहाँ एक स्फीयर एज्यूम करो, तो रेडियल डायरेक्शन होगा। इसको ज्वाइन करने वाला ये रेडियस जो है उसी को हम लोग रेडियल डायरेक्शन बोलेंगे। तो रेडियल डायरेक्शन में होगा, यानी इस आर वेक्टर के हिसाब से होगा। ठीक है। तो डायरेक्शन में भी क्या हो सकता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्यों आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा? क्योंकि हमने फिक्स कर रखा है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हमेशा हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेंगे। तो अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है और ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव है तो उस टेस्ट चार्ज पर फोर्स कैसा लगेगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड में होगी। तो हम अब टेस्ट चार्ज तो भूल जा रहे हैं और हम क्या याद कर रहे हैं कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से पी पॉइंट पर फील्ड आउटवर्ड में होती है, रेडियली आउटवर्ड में होती है। वो किस वजह से रही है? क्योंकि टेस्ट चार्ज से डिफाइन की गई है, इसलिए आउटवर्ड डायरेक्शन हो रही है। वहीं पर अगर इस वाले पॉइंट में नेगेटिव का चार्ज है, अगर माइनस क्यू है, तो फिर पी पॉइंट पर जो कि आर डिस्टेंस पर, उस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? अट्रैक्टिव होगी। क्यों? क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करनी है तो अपने को क्या रखना है? इस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज रखना है। टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होना है? टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होना है। ये जो टेस्ट चार्ज है हमेशा अपना पॉजिटिव का होगा, पॉजिटिव होना है। तो अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है यहाँ पर, तो उस पॉजिटिव चार्ज में ये वाला नेगेटिव का चार्ज कैसा फोर्स लगाएगा? अट्रैक्टिव लगाएगा। यानी इस वाले पॉइंट पर नेगेटिव वाली चार्ज की वजह से फील्ड इस साइड को होगी। तो अब हम लोग फील्ड का डायरेक्शन ऐसे याद कर ले रहे हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड निकाल रहे हैं तो आउटवर्ड में होगी, और नेगेटिव चार्ज की फील्ड निकाल रहे हैं तो इनवर्ड में होगी, यानी चार्ज की तरफ होगी। ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम चार्ज होगी। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन का कैलकुलेशन। ओके। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं कुछ चार्जेस दे रहा हूँ और एक पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। मान लीजिए चलो यहाँ पर एक पॉइंट है पी पॉइंट, ये वाले पॉइंट पर एक चार्ज है, सपोर्टेड 10 कूलम का चार्ज है। एक यहाँ पर चार्ज है, सपोर्टेड ये वाला चार्ज है आपका 20 कूलम का चार्ज है। ठीक है। चलो ये 20 वाला ले रहा हूँ मैं नेगेटिव का, और ये वाला पॉजिटिव का है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये 4 कंसीडर कर लीजिए, ये वाला डिस्टेंस कंसीडर कर लीजिए 3 लीजिए, जिससे कि हाइपोटेन्यूस 5 हो जाएगा और कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। चलो इनको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये डिस्टेंस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर 5 की जगह 3 कर दिया है। अब मुझे बताओ जरा कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है पी पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, तो पहले हम लोग वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड यानी डायरेक्शन के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे। ओके। तो ये जो पॉजिटिव 10 कूलम चार्ज है, इसकी वजह से पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है। मान लिया कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो है E1 और डायरेक्शन तो मैंने दिखा ही दिया है। तो E1 ऑब्वियसली अभी अभी हमने पॉइंट चार्ज के लिए डिफाइन किया था। कैसा आया था? जब हमने डिवाइड वगैरह किया था तो ये आ गया था K चार्ज 10 कूलम डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, दैट इज 4 स्क्वायर। ये हो गया E1 का मैग्नीट्यूड। सिमिलरली ये जो नेगेटिव का जो चार्ज है, इसकी वजह से पी पॉइंट पर फील्ड कैसे होगी? अट्रैक्टिव होगी, मतलब इस साइड को होगी। ओके। इस फील्ड का वैल्यू मैग्नीट्यूड जो है वो सपोर्टेड E2 है। तो E2 अगर कैलकुलेट करना है तो E2 क्या होगा आपका? ये हो जाएगा K चार्ज, कौन सा चार्ज? 20 कूलम। माइनस नहीं डालेंगे, माइनस तो हमने डायरेक्शन में दिखाई दिया है। और वैसे मैंने यहाँ पर क्या बोला? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E2। तो मैग्नीट्यूड है यानी वैल्यू आना चाहिए यहाँ पर, तो नेगेटिव डालने का कोई मतलब ही नहीं है। डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर, E1 आ गया, E2 आ गया। ठीक है। अब P पॉइंट पर अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो एक काम करते हैं, ये जो E2 है इसकी कंपोनेंट कर दे रहे हैं। तो E2 का एक कंपोनेंट इस साइड को आएगा, E2 cos थीटा, ये वाला एंगल मान लिया अगर थीटा है तो E2 cos थीटा, और E2 का एक कंपोनेंट ऊपर को आ जाएगा E2 sin थीटा।
ओके, तो E2 cos थीटा, E2 sin थीटा, ऐसे E2 के दो कंपोनेंट हो गए। तो P पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मैं बोलूंगा कि हॉरिजॉन्टल में बचा हमारा E1 और E2 cos थीटा का रिजल्टेंट, तो E1 माइनस E2 cos थीटा आई कैप डायरेक्शन में, और जे डायरेक्शन में सिर्फ है E2 साइन थीटा। तो ये हो गया अपना P पॉइंट का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ये वाला वैल्यू जो कि EX है स्क्वायर प्लस ये वाला वैल्यू जो कि ये EY स्क्वायर। सॉल्व करेंगे कुछ ना कुछ आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग फोर्स निकालते थे वैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना आ गया। अब हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली में जैसे किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिफाइन किया, सिमिलरली मान लिया यहाँ पे एक चार्ज है Q, इस Q चार्ज की वजह से यहाँ पर एक पॉइंट है, मान लिया कि P पॉइंट है, तो इस Q चार्ज की वजह से P पॉइंट पर पोटेंशियल डिफाइन करना है जो कि R डिस्टेंस पर है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इन्फिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को P पॉइंट तक लेकर आने का जो वर्क डन होगा, ठीक है, वही वर्क डन P पॉइंट पर कैपिटल Q चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो इन्फिनिटी से जब हम लोग टेस्ट चार्ज लेकर आ रहे हैं तो जो टेस्ट चार्ज होना चाहिए वो होना चाहिए पॉजिटिव, और वो यूनिट वैल्यू का होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होना चाहिए, बहुत कम वैल्यू का होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए यूनिट वैल्यू का होना चाहिए। यूनिट वैल्यू मतलब 1 कूलम का चार्ज होना चाहिए। ठीक है, और पॉइंट चार्ज भी होना चाहिए, ऐसा नहीं 1 कूलम का लेकिन बहुत बड़ी स्फीयर जैसा फैला हुआ नहीं होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। ठीक है, और 1 कूलम का चार्ज होना चाहिए, यानी यूनिट मतलब 1 यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से P पॉइंट पर लाने का जो वर्क डन होगा वही P पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन किया जाता है। ठीक है, आप लिख लीजिए, राइट डाउन द वर्क डन, लिखिए आप लैंग्वेज में लिखिए, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव, तो चलो लिख ही देता हूँ, टेस्ट चार्ज, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट P is defined as electric potential of point P। ठीक है, तो ये हटा देता हूं मैं, आपने जो लिखा है वही सही है, इसको हटा दो। तो क्या डिफाइन किया हमने, इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को P पॉइंट तक लेके आने का जो वर्क डन है वही वर्क डन P पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किया जाएगा। अच्छा, इन्फिनिटी से क्यों लाते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी पर हम लोग 0 रेफरेंस वैल्यू कंसीडर करते हैं, यानी वहां पर पोटेंशियल 0 कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को लिखिए आप, स्टार बना के एक पॉइंट लिखिए आप, राइट डाउन, ऐसे लिखिए आप कि लिखिए, राइट डाउन, इन्फिनिटी इज कंसीडर एज रेफरेंस पॉइंट, दैट मीन्स 0 पोटेंशियल लोकेशन। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग इन्फिनिटी से लेके आते हैं। मान लीजिए किसी और पॉइंट को अगर 0 पोटेंशियल बोल दिया जाए तो वहां से लेकर आएंगे। ठीक है, तो अलग अलग पॉइंट से लेकर आने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। तो क्वेश्चन में जो जो डेफिनेशन उसके हिसाब से इन्फिनिटी से लेके आना है। मान लिया कि इन्फिनिटी से सपोर्टेड ये इन्फिनिटी, यहाँ से मैं एक टेस्ट चार्ज को लेकर आ रहा हूँ। टेस्ट चार्ज कैसा होना चाहिए, सपोर्टेड Q0 है, तो Q0 कैसा है, पॉजिटिव का है, और ये जो Q0 है कैसा, पॉजिटिव का है और 1 कूलम का है। तो 1 कूलम का पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी से मैं लेके आ रहा हूँ।
कहाँ पर लेके आ रहा हूँ, इस वाले पी पॉइंट पर। तो यहाँ से जब मैं पी पॉइंट पर चार्ज लेकर आऊँगा तो लेकर आने का जो वर्क डन होगा वही वर्क डन हमको फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं, अभी मानिए यहाँ से x डिस्टेंस पर हम अभी आ चुके हैं। तो टेस्ट चार्ज को अगर मैं x डिस्टेंस पर लेके आया हूँ, यहाँ पर Q नॉट चार्ज है, तो इस पर फोर्स लग रहा होगा इस साइड को, कितना लग रहा होगा, K कैपिटल Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, इतना फोर्स लग रहा होगा। तो ये जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो लग रहा है, ये फोर्स चार्ज पर लग रहा है। तो अपने को यहाँ पर अपोजिट में फोर्स लगाना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और होती है यहाँ पर कि जब हम लोग इस टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं इन्फिनिटी से, तो विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लेके आएंगे। भाई हम अगर लेकर आ रहे हैं तो हमारा वर्क डन डिफाइन किया जा रहा है किसको, पोटेंशियल को। लेकिन अगर हमारा वर्क डन काइनेटिक एनर्जी जनरेट करने में भी यूज हो जाएगा तो हमारा वर्क डन फिर क्या सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी ना कहलाएगा, पोटेंशियल थोड़ी ना कहलाएगा, फिर वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल प्लस वर्क डन। डेट मीन्स जब चार्ज को लेकर आते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो एक काम करिए, आप एक स्टार बना के एक और पॉइंट लिख दीजिए, स्टार बनाकर एक और पॉइंट लिख दीजिए, राइट डाउन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी जीरो। ठीक है, ऐसा लेके आने में जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो हमेशा जीरो रहनी चाहिए, अदरवाइज हमारा वर्क डन पोटेंशियल नहीं होगा, फिर हमारा वर्क डन होगा पोटेंशियल एज वेल एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो हम अगर एक चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे हो सकता है, अगर ये जो चार्ज है इस पर अगर इस साइड को फोर्स इतनी वैल्यू का लग रहा है तो हमको भी उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी कि हम अपना एक फोर्स लगाएंगे एफ एक्सटर्नल फोर्स, जिसकी वैल्यू होनी चाहिए किसके इक्वल, के कैपिटल क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हम बोलेंगे कि नेट फोर्स जीरो हो गया। नेट फोर्स जीरो होने से क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन जीरो होने से क्या होगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। डेट मीन्स अगर इन्फिनिटी से वेरी स्लोली चलकर आ रहा है तो स्लोली चलते चलते वो धीरे धीरे पहुंच जाएगा, उसकी वेलोसिटी हम बढ़ने नहीं देंगे, यानी काइनेटिक एनर्जी को हम बढ़ने नहीं देंगे। तो इन्फिनिटी से चार्ज पी पॉइंट तक लेकर आना है। तो ये जो एक्स है, इन्फिनिटी पर एक्स कितना रहा होगा, इनफाइनाइट रहा होगा, फिर एक्स धीरे धीरे कम होता गया होगा, और इस पी पॉइंट पर एक्स का वैल्यू कितना होना है, आर होना है। यानी एक्स का लिमिट समझ में आ रहा है, इन्फिनिटी टू आर, ऐसा हमारा एक्स चेंज होने वाला है। ठीक है, ओके, तो इन्फिनिटी से आर हमारा एक्स का वैल्यू है। अब अगर हम यहां पर वर्क डन कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो एक काम करते हैं, ये जो फोर्स है ये एक्स का फंक्शन मतलब वेरिएबल फोर्स है, तो हम लोग वर्क डन थोड़े से डिस्प्लेसमेंट के लिए यानी डी डब्ल्यू निकालेंगे। डेट मीन्स यहां पर हम लोग डी एक्स का डिस्प्लेसमेंट लेंगे। तो डी एक्स का अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, ठीक है, तो डी एक्स इस साइड में होगा, डी एक्स माने डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, वैसे लिमिट्स में उल्टा हो जाएगा ऑटोमेटिक वो। तो डी एक्स और एफ एक्स के बीच का एंगल 180 हो गया। तो वर्क डन क्या होता है आपका, एफ हमारा वाला फोर्स इंटू डी एक्स डॉट प्रोडक्ट, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो नेट वर्क डन आ जाएगा, यानी नेट वर्क डन हो जाएगा इंटीग्रेशन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अब देखो इसका यहाँ पर अगर एंगल देखें दोनों के बीच का, तो एफ एक्सटर्नल इधर को लग रहा है और डी एक्स डिस्प्लेसमेंट जो एक्स ऐसे में आएगा तो डी एक्स आगे को आएगा, तो डी एक्स आपका आगे को है, तो दोनों के बीच का एंगल 180 है। 180 तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, कॉस 180, यानी ये आ जाएगा -1। तो माइनस इंटीग्रल एफ एक्सटर्नल की वैल्यू है के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी एक्स, ये माइनस कहाँ से आया, कॉस पाई से माइनस आया। एफ एक्सटर्नल की वैल्यू ये वाली मैंने यहाँ पर डाल दी, और लिमिट क्या है एक्स की लिमिट, इन्फिनिटी टू आर। ठीक है, इन्फिनिटी टू आर है।
चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, हाँ तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस के की क्यू नॉट को बाहर कर देंगे, के कैपिटल क्यू क्यू नॉट। वैसे क्यू नॉट पता है अपना, क्यू नॉट कितना है, क्यू नॉट है 1 कूलम। ओके, तो ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर रह जाएगा आपका 1/x² इंटू डी एक्स, यानी x⁻⁻2 इंटू डी एक्स इन्फिनिटी टू r माइनस के क्यू क्यू नॉट। ओके, अब x⁻⁻2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁻⁻2 प्लस 1 यानी -1/-1। ठीक है, लिमिट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी टू r। तो ये जो आपका माइनस है, ये वाला माइनस बाहर लेके आएंगे तो ये कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी जो डेल्टा डब्लू है आपका, जो वर्क डन है, सॉरी टोटल वर्क डन, इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक आने का वर्क डन, वो हो जाएगा के कैपिटल क्यू क्यू नॉट। ठीक है, और यहाँ पर बच्चा आपका x⁻⁻1, ये वाला माइनस कट गया, तो x⁻⁻1 का मतलब क्या होगा, 1/x, लिमिट इन्फिनिटी टू r। चलो जरा लिमिट अप्लाई करो, तो क्या लिखेंगे, के क्यू क्यू नॉट 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। ठीक है, तो 1/इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा, और आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। ये हो गया वर्क डन। अब ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन पोटेंशियल कब कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल को हम लोग V से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ये कब कहलाएगा, जब क्यू नॉट कितना होना चाहिए, पॉजिटिव का, और 1 कूलम होना चाहिए। ठीक, तो इसी वर्क डन को हम लोग क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल देंगे, यानी पोटेंशियल इक्वल टू हो जाएगा आपका के, इस क्यू नॉट की जगह 1 डाल दीजिए, तो के क्यू नॉट अपॉन आर। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। अब देखो, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो एक से ज़्यादा चार्जेस हैं अगर, तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इन सभी चार्जेस का एल्जेब्रिक सम हो जाएगा। अच्छा देखो, वर्क डन क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, तो जो पोटेंशियल है वो भी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। तो जैसे सुपरपोजिशन हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का सीखा, फोर्स का सीखा, सिमिलरली पोटेंशियल का भी इलेक्ट्रिक सुपरपोजिशन हम लोग कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो सुपरपोजिशन है, यानी कि पी पॉइंट पर नेट पोटेंशियल जो भी होगा वो हो जाएगा इन तीनों की वजह से पोटेंशियल। मैं पोटेंशियल ऐसे एरो बना के नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि पोटेंशियल तो वैल्यू है, वर्क डन है। वर्क डन कैसा है, मतलब अगर इस पॉइंट पर इधर अगर माने सिर्फ Q1 चार्ज रहा होता और इन्फिनिटी से हम टेस्ट चार्ज पी पर लेकर आते, तो जो वर्क डन होता वो हो जाता के क्यू 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 कैपिटल क्यू की जगह Q1 आ जाता, के Q1 अपॉन R1। तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाता, सिर्फ Q1 की वजह से के Q1 अपॉन R1। अगर सिर्फ Q2 रहा होता तो इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता के Q2 अपॉन R2। लेकिन तीन तीन चार्ज हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तीनों का एल्जेब्रिक सम, दैट मीन्स के Q1 अपॉन R1 प्लस के Q2 अपॉन R2 प्लस के Q3 अपॉन R3। ये हो गए तीनों ही चार्जेस की वजह से पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उनका एल्जेब्रिक सम, यानी नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने कैलकुलेट कर लिया, जो कि एल्जेब्रिक सम आ रहा है। ओके, तो फिर से देख लेते हैं कि अगर कोई एक चार्ज है, मान लीजिए यहाँ पर कैपिटल क्यू है, इस चार्ज की वजह से एक पॉइंट है पी, इस पॉइंट पी का पोटेंशियल हम लोगों ने अभी अभी डिफाइन किया कि पी पॉइंट का जो पोटेंशियल है, पी पॉइंट का पोटेंशियल है के कैपिटल क्यू अपॉन आर, के कैपिटल क्यू अपॉन आर
पी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ठीक है, इसका फायदा क्या हुआ, इससे डिफाइन करने से क्या फायदा हुआ? देखो ये जो पोटेंशियल है ये क्या है, इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक, इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक 1 कूलम को लाने का वर्क डन है। ये वर्क डन ही है, पोटेंशियल एक्चुअली में वर्क डन है, लेकिन 1 कूलम को लाने का है। अब 1 कूलम का क्यों डिफाइन किया, इसका फायदा है। पी पॉइंट पर हमने याद कर लिया, एक तरीका बना लिया, एक फार्मूला बना लिया कि पी पॉइंट पर 1 कूलम को लेकर आने का जो वर्क डन है वो इतना है। अगर मैं पी पॉइंट पर क्यू डैश चार्ज लेकर आ रहा हूं, यानी कि मैं क्या कर रहा हूं कि इन्फिनिटी से इस पॉइंट पी पर इन्फिनिटी से मैं चार्ज लेके आ रहा हूं, और कौन सा चार्ज लेके आ रहा हूं, क्यू डैश चार्ज लेके आया, इन्फिनिटी से लेके आया और यहां रख दिया। तो ऐसा क्यू डैश चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो वर्क डन अगर निकालना है तो हम क्या बोलेंगे कि भाई इसी पॉइंट पर अगर 1 कूलम को लेके आते हैं तो वर्क डन होता है के क्यू अपॉन आर। तो इसी पॉइंट पर अगर 1 कूलम की जगह क्यू डैश कूलम लेके आएंगे तो वर्क डन क्या होगा, के क्यू डैश अपॉन आर, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्यू डैश चार्ज एट पॉइंट पी। ठीक है, तो अब अगर हमने वर्क डन कैलकुलेट करना सीख लिया तो क्वेश्चन में एक्चुअली में ज्यादातर केस में भाई आपको अगर मान लिया कि एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके आना है तो आप इन्फिनिटी से तो लाओगे नहीं, आप क्या करोगे, मान लिया एक पॉइंट है यहाँ पर, ठीक, एक और पॉइंट यहाँ पर है, तो इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक मान लीजिए कि आपको एक चार्ज लेके आना है। चलो ये वाला पॉजिटिव है तो फील्ड आउटवर्ड में होगी, तो आपको लेकर आना है अगर चार्ज को, तो वर्क डन कितना करना है। अगर मान लीजिए कि मैं इसको पॉइंट को नाम दे दूं ए, इस वाले पॉइंट को नाम दे दूं बी, और क्यू से ए का डिस्टेंस सपोर्टेड ये है R1, क्यू से बी का डिस्टेंस है सपोर्टेड R2। ठीक है, टेढ़ा बन गया थोड़ा सा, डिस्टेंस है ये R2। तो R1 है क्यू चार्ज से पॉइंट ए का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस R1 है, और R2 है क्यू से बी का डिस्टेंस। ठीक, तो अगर आपको फाइंड करना है कि इन्फिनिटी से ए पॉइंट पर लेके आने का वर्क डन, यानी कि ए पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करना है, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा आपका, के क्यू अपॉन R1। सिमिलरली अगर आपको बी पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन करना है तो वो होगा के क्यू अपॉन R2। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि किसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल जो रेडिएशन जो कम होगा वो पोटेंशियल ज्यादा होगा। कम होने का मतलब समझ में आ ही रहा है कि आपको चार्ज कैसे लेके आना है, तो जितना पास में लेके आओगे उतना वर्क डन करना पड़ेगा। भाई इसके अगेंस्ट में लेके आ रहा हो, इसकी फील्ड आउटवर्ड में है, तो आपको वर्क डन उतना ही ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल पास वाले पॉइंट का ज्यादा होता है, दूर वाले पॉइंट का पोटेंशियल कम होता है। एक ही बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि किसी चार्ज को ए तक लाना है तो वर्क डन इतना है, बी तक लाना है तो वर्क डन इतना है, यानी ए के कंपेरिजन में बी तक लाने का वर्क डन ज्यादा है। जितना ज्यादा होगा वही तो ए से बी तक लाने का वर्क डन होगा। ठीक है, यानी कि वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम A to B is equal to potential of point B minus potential of point A। ठीक है, तो A से B तक टेस्ट चार्ज को मूव कराने का जो वर्क डन होगा वो होगा पोटेंशियल ऑफ B माइनस पोटेंशियल ऑफ A, पोटेंशियल ऑफ B माइनस पोटेंशियल ऑफ A। ये हो जाएगा A से B तक टेस्ट चार्ज को मूव कराने का वर्क डन। ठीक, तो अगर A से B मूव कराने का वर्क डन इतना है तो ये किसके लिए, किसका वर्क डन है, ये टेस्ट चार्ज का। भाई टेस्ट चार्ज की जगह जैसे यहाँ पर टेस्ट चार्ज की जगह क्यू डैश लेकर आ रहे थे तो वर्क डन क्या करना पड़ रहा था, ये वाला करना पड़ रहा था। ठीक है, तो अगर मैं क्यू डैश को A से B मूव कराऊं, ठीक,
क्यू डैश को अगर मैं ए से बी मूव कराऊं तो जो हमारा वर्क डन होगा, यानी यहाँ पर क्यू चार्ज है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट ए है, वो पुराना वाला आपके लिए मैं डायग्राम दोबारा इसलिए बना रहा हूँ कि मेरा पेज बदल गया है, आपके लिए पुराना डायग्राम अवेलेबल है। तो ए से बी अगर मैं यहाँ पर कोई और चार्ज मान ली क्यू डैश को मैं मूव करा रहा हूँ ए टू बी मूव करा रहा हूँ, तो जो मेरा जो वर्क डन होगा वो वर्क डन हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है टेस्ट चार्ज का, यानी 1 कूलम को ए से बी मूव कराने का वर्क डन। तो 1 कूलम को ए से बी मूव कराने का वर्क डन है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो क्यू डैश को मूव कराने का 1 कूलम का अगर इतना है तो क्यू डैश कूलम का कितना होगा? इनटू क्यू डैश हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, ये क्या होता है? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक चार्ज को मूव कराने का वर्क डन होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हम लोग चाहें तो यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि 2 पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने का वर्क डन होगा। अच्छा, ये जो पोटेंशियल है नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता। अब नेगेटिव का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर चार्ज है नेगेटिव का, ये वाला चार्ज ले लो, चलो पॉजिटिव का था, अभी चार्ज नेगेटिव का है। नेगेटिव का अगर चार्ज है तो इस वाले पी पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा ये आर डिस्टेंस पर, वो पोटेंशियल हो जाएगा के माइनस क्यू अपॉन आर। हम यहाँ पर माइनस में ही रखेंगे। क्यों माइनस में रखना है? एक्चुअली में टेस्ट चार्ज तो हमारा फिक्स्ड है। टेस्ट चार्ज क्या अपना? टेस्ट चार्ज है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो उस पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से आप यहाँ ऐसे पी पॉइंट पर लेकर आ रहे हो, तो लेकर आने का आपका लेकर आने का जो वर्क डन है वही तो पोटेंशियल है। तो देखो पॉजिटिव चार्ज को जब आप ला रहे होगे तो ये चार्ज तो उसको खुद ही अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये खुद अट्रैक्ट कर रहा है, फोर्स अट्रैक्टिव लग रहा होगा, तो ये चार्ज तो खुद आना चाह रहा है, तो आप इसको उल्टा रोकने की कोशिश कर रहे होगे। यानी आपको ले जाने में वर्क डन नहीं करना पड़ रहा है, उल्टा उसको धीमे धीमे लेकर आने में आपको उल्टा अपोजिट में वर्क डन करना पड़ रहा है, यानी निगेटिव का वर्क डन हो रहा है आपका। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जब निगेटिव का चार्ज होता है यहाँ पर तो उसकी वजह से पी पॉइंट पर लाने का जो वर्क डन वो निगेटिव होना है, यानी पोटेंशियल निगेटिव होना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस चार्ज को ही माइनस के साथ डाल देते हैं तो ऑटोमेटिक निगेटिव आ जाता है। और ये होगा ही क्योंकि इसका फिक्स्ड है। ये कैसा? पॉजिटिव तो पॉजिटिव, निगेटिव तो निगेटिव, सॉरी टेस्ट चार्ज तो हमेशा फिक्स्ड है, कैसा? पॉजिटिव। तो यहां पर हमने क्या कर दिया कि ये वाला चार्ज अगर निगेटिव है तो इसको विद साइन डाल दिया, तो पोटेंशियल कैसा आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को खुद ही खींच लेगा। जबकि अगर ये वाला चार्ज अगर पॉजिटिव है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव डाल देंगे। पॉजिटिव डालेंगे तो क्या होगा, ये वाला ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा, ये ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर प्लस साइन के साथ डाल देंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर आना है, तो ये पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करने की कोशिश कर रही है, यानी आपको इसके अगेंस्ट में लाकर वर्क डन करना है। डेट मीन्स ये चीज आपकी पॉजिटिव हो गई है। ठीक है, तो पॉजिटिव कब रखना है, तो सीधे सीधे हमने रख लिया कि हम ऐसे नहीं सोचेंगे कि टेस्ट चार्ज को लेकर आ रहा है, किसके अगेंस्ट? पॉजिटिव के अगेंस्ट लेके आया तो हमको वर्क डन करना पड़ेगा, यानी पॉजिटिव का वर्क डन होगा। अगर हम निगेटिव के अगेंस्ट लेके आ रहे हैं, निगेटिव के अगेंस्ट इसको लेके आ रहे हैं तो ये खुद आना चाहेगा, इसको हमको रोक रोक के अपोजिट में वर्क करके लाना पड़ेगा, यानी वर्क डन हमारा निगेटिव का होगा। हमको लाने बट नहीं करना पड़ रहा है, उल्टा इसको तेजी से ना जाए, इसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़े, इसलिए हमको निगेटिव में वर्क डन करना पड़ रहा है, उल्टा वर्क डन करना पड़ रहा है, धकेलना नहीं पड़ रहा है, इसको रोकना पड़ रहा है। ठीक है, तो वर्क डन निगेटिव आएगा। तो हमने क्या बोला कि अब जब वर्क डन निगेटिव आना है यानी पोटेंशियल निगेटिव होना है, तो हम इसको अब ऐसे याद नहीं कर रहे, हम क्या बोल रहे हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ पर क्यू को पॉजिटिव डाल दीजिए, अगर निगेटिव चार्ज की वजह से पी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो यहाँ पर चार्ज को माइनस क्यू डालिए, तो पी पॉइंट का पोटेंशियल इस वाले माइनस क्यू की वजह से होगा के माइनस क्यू अपॉन आर, यानी निगेटिव पोटेंशियल होगा। दैट मीन्स चार्ज जैसा है वैसे ही साइन से आप डाल दीजिए, आपको पोटेंशियल मिल जाएगा। ओके, ठीक है, तो चलो एक मैं पॉइंट दे रहा हूँ, उस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है आपको। मान लिया कि यहाँ पर मैं 3 चार्ज दे रहा हूँ। ठीक, सपोर्टेड यहाँ पर एक चार्ज है 10 कूलम प्लस का, चलो ये वाला, यहाँ पर एक है माइनस का 20 कूलम, और यहाँ पर है सपोर्टेड ये प्लस का, ये प्लस का, और ये है मान लिया कि सपोर्टेड 5 कूलम। ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट है P,
इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, तो पी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन सभी की वजह से कैसे निकालेंगे? हम बोलेंगे कि ये जो 5 कूलम है उसका पोटेंशियल हो जाएगा k इंटू 5 डिवाइडेड बाई ये वाला डिस्टेंस। अच्छा, क्वेश्चन में डिस्टेंस गिवन होने चाहिए तो मैं गिवन कर दे रहा हूँ। चलो, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 हो जाएगा। ओके, तो इस वाले पॉइंट पर 5 कूलम की वजह से, तो के क्यू प्लस का, तो मैंने प्लस का लिखा, के क्यू अपॉन आर, आर की वैल्यू 4, ठीक है, प्लस 10 कूलम की वजह से कितना हो जाएगा, के 10 डिवाइडेड बाई ये वाला डिस्टेंस, ये कितना है, ये 5, प्लस -20 कूलम की वजह से क्या हो जाएगा, के -20 डिवाइडेड बाई ये वाला डिस्टेंस 3। ओके, तीनों को ऐड किया तो अपने को पी पॉइंट का नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल गया। ओके, दिख रहा है, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल गया। कितना आया, ये ऐड कर लीजिए, एलसीएम एलसीएम लेके जो भी आंसर आना है आपका आंसर आ जाएगा। के क्या है, के वही है वैक्यूम के लिए 9 × 10⁹, और अगर कोई और मीडियम आ रहा है तो उसका अगर रिलेटिव परमिटिविटी अगर एप्सिलॉन आर है तो के डैश हो जाएगा के अपॉन एप्सिलॉन आर। ओके, तो इस तरीके से हम लोग हर एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना आ गया हमारा। किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करना है, ये जो है तरीका अपने को पता चल गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने का। ज़्यादा चार्ज है तो उसका भी कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मान लिया कि हमारा जो चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब फैला हुआ है, तो हम लोग इंटीग्रेट करके कर लेंगे। जैसे मान लिया कि यहाँ पर एक इस तरीके से एल लेंथ पर कैपिटल क्यू चार्ज पॉजिटिव का है, ऐसा फैला हुआ है, तो इसकी वजह से यहाँ पर अगर एक पॉइंट पी है, वो पॉइंट भी अगर एल डिस्टेंस पर है, तो इस पॉइंट पी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर अपने को कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे कि पॉइंट चार्ज ले लेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट चार्ज लेने के लिए जैसे पहले एक बार मैंने क्वेश्चन कराया था, यहाँ पर एक्स डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट डी एक्स का कंसीडर कर लीजिए। ये वाला, ये अगर डी एक्स का एलिमेंट है तो इस डी एक्स का चार्ज भी बहुत कम होगा, डी क्यू वैल्यू का चार्ज होगा, तो इस डी क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट का पोटेंशियल अभी हमने पॉइंट चार्ज के लिए डिफाइन कर रखा है। क्या होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल होता है के ये वाला चार्ज जो भी है डी क्यू डिवाइडेड बाई चार्ज से पॉइंट पी का डिस्टेंस एक्स, ये हो गया इस पी पॉइंट का पोटेंशियल। लेकिन छोटे से चार्ज की वजह से तो ये डी वी लिख दे रहा हूं मैं, डी वी हो गया। ओके, अब चलो जरा इसको हम लोग इंटीग्रेट करके नेट पोटेंशियल निकाल लेंगे। यानी नेट पोटेंशियल हो जाएगा इंटीग्रल के अपॉन एक्स डी क्यू। डी क्यू को कैसे निकालेंगे, तो हम बोलेंगे कि हमारे एल लेंथ का टोटल चार्ज कितना है, क्यू, तो डी एक्स लेंथ का जो चार्ज है वही तो डी क्यू है, तो डी एक्स लेंथ का चार्ज क्या होगा, क्यू वाई एल इंटू डी एक्स, ये हो गया डी क्यू। यहाँ पर डाल दीजिए डी क्यू की वैल्यू, क्यू वाई एल इंटू डी एक्स। ठीक है, अच्छा, अब x की लिमिट क्या होगी, x की लिमिट है, x ये वाला x है, देखो इन्फिनिटी से नहीं लेके आना, इन्फिनिटी से इस छोटे से q के अगेंस्ट में टेस्ट चार्ज को लेके आने का जो कॉन्सेप्ट हमने रट लिया के क्यू अपॉन आर, अब हम इसको यूज कर रहे हैं। तो के क्यू, क्यू मतलब कितना है, इस वाला का क्यू, डी क्यू, तो डी क्यू की वजह से पी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, के डी क्यू अपॉन आर, तो इन सभी की वजह से पोटेंशियल होगा, तो नेट पोटेंशियल सभी की वजह से क्या होगा, हम क्या करने जा रहे हैं, इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। तो एक्स का लिमिट इन चार्ज को कवर करने में आएगा, यानी एक्स का लिमिट कहां से स्टार्ट होगा, एल से 2l तक, तो एल टू 2l, के क्यू वाई एल बाहर आ गया। इंटीग्रेशन के अंदर बच गया आपका x टू द पावर -1, लेकिन 1 अपॉन एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन ln होता है, तो ln करना पड़ेगा, l टू 2l, तो ये हो जाएगा के क्यू वाई एल इंटू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ln x, लिमिट लगा देंगे तो लिमिट हो जाएगा आपका l टू 2l। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम लोग तो के क्यू वाई एल ln 2l माइनस ln l, डेट इज के क्यू वाई एल ln 2l अपॉन l, l से l कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा के क्यू वाई एल इंटू ln 2। तो ये हो गया आपका
पी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया KQYL इंटू LN2। ठीक है, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फैले हुए डिस्ट्रीब्यूटेड पॉइंट चार्जेस की वजह से निकालना सीख लिया। और अगर इस तरीके से इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है तो इंटीग्रेशन करके भी हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ, अगर मान लिया कि ऐसा कोई पॉइंट दे दिया, ऐसा मान लिया कि आपको चार्ज दे दिया कुछ तरीके से कि चार्ज ऐसा फैला हुआ है ऐसा, ठीक है, और बोल दिया कि यहाँ पर पूरा चार्ज मान लिया कि अपना कैपिटल Q है, ठीक है, और पूछना है सेंटर का पोटेंशियल क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे, इस Q1 की वजह से KQ1 अपॉन R, KQ2 अपॉन R, KQ3 अपॉन R। तो ये R अगर हर एक के लिए सेम है तो सेंटर वाले पॉइंट का मान लीजिए पॉइंट O है तो O वाले पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा K टोटल चार्ज Q अपॉन R। ये टोटल कैसे आ गया, क्योंकि इंटीग्रेट करने में K अपॉन R तो सब जगह सेम ही है। जैसे यहाँ पर ये अपॉन वाला जो X था ये बदल रहा था, तो अपने को इंटीग्रेट करने में क्या करना पड़ा, ये x का इंटीग्रेशन भी करना पड़ा और उसकी वजह से आंसर बदल गया। लेकिन यहाँ पर तो क्या सिंपल, पूरा का पूरा चार्ज सेम डिस्टेंस पर है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा KQ अपॉन R जो कि डिस्टेंस है, ठीक है। ऐसे मान ली स्फीयर दे देते हैं तो भी सेंटर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा KQ अपॉन R हो जाएगा, क्यों, पूरा चार्ज है। इवन ये चार्ज यहाँ ज्यादा है और यहाँ मान ली कम है, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव है लेकिन कम वैल्यू का है और यहाँ पर ज्यादा है, ज्यादा फैला हुआ है, मतलब नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली में जो मैक्सिमम जो चार्ज है वो यहाँ ज्यादा यहाँ कम है, तब भी हर एक चार्ज का डिस्टेंस सेम है, तो इस O पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा KQ अपॉन R इसका रेडियस कैपिटल R है तो कैपिटल R, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा, सेम डिस्ट्रीब्यूशन वाला केस और कुछ हो सकता है क्या, जैसे कि मान लिया कि ऐसा बोल दिया मैंने कि एक ऐसा लाइन है इसमें पूरे में चार्ज फैला हुआ है, ठीक, और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। तो देखो ये जो कैपिटल Q चार्ज है इसका P पॉइंट से डिस्टेंस बदल रहा है, वेरिएबल डिस्टेंस है, तो पोटेंशियल जो होगा आपका K कैपिटल Q अपॉन ये वाला डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस लें, कौन सा डिग्री में, ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस हम लोग नहीं लिख सकते, यानी ऐसा नहीं निकाल सकते, तो अपने क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जैसे कि सिमिलरली इधर एक केस में हम लोग अभी कर चुके हैं कि पूरे में ऐसे में चार्ज फैला हुआ था और यहाँ वाले पॉइंट का पोटेंशियल निकालना था। तो अब हम लोग क्या बोले, इसका R कितना है, मतलब पूरे चार्ज के लिए जो डिस्टेंस है वो बदल रहा है, अगर बदल रहा है तो पोटेंशियल जो होगा वो सीधा सीधा K टोटल चार्ज Q अपॉन R नहीं होगा, उसको हमको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर इंटीग्रेट करके निकाला था, तो इस वाले केस में भी इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन करना सीखेंगे।